लोग बात कर रहे थे कि माई एसक्यूएल तो यूज़ करना हमने सीखा, माई एसक्यूएल के सारे क्वेरीज को चलाना हमने सीखा। अब मुझे करना क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करने के लिए हम लोग एक यूआई बनाएंगे और उस यूआई के थ्रू एक एंड यूज़र भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। और यूआई बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा जिसमें हम लोग जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकें, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकें। क्योंकि यूज़र मैक्सिमम टाइम पे किससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। अगर मुझे कुछ नोट ही करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, नोटपैड। तो ये नोटपैड क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो मुझे इस तरीके का कोई एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के यूज़र को देना पड़ेगा, जिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन का यूज़ करके यूज़र डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके या डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन कर सके। तो ऐसा करने के लिए हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना है अभी। तो पाइथन के लिए मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पे पाइथन इंस्टॉल है। जी हाँ, पाइथन इंस्टॉल है। आइडियली ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग न्यू फाइल पे आ जाते हैं और साइड बाई साइड एक काम करते हैं। इसको हाफ ऑफ स्क्रीन पे मैं रख लेता हूँ, इसको भी हाफ ऑफ स्क्रीन में रख लेता हूँ और इससे इधर रख लेता हूँ। ठीक है, तो पाइथन का हमने एक प्रोग्राम बनाया और जो भी काम हमने किया था, लाइक मेन अगर ऑपरेशन देखा जाए डेटाबेस से रिलेटेड तो क्या है, CRUD। किसी भी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस से रिलेटेड जो मेन ऑपरेशन होता है वो होता है CRUD। क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। अब अगर मुझे CRUD ऑपरेशन करना है, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ शो डेटाबेसेस, आप देख करके बताइए कि इसमें कोई एक ऐसा डेटाबेस जो पहले से नहीं बना हो, उसी नाम से हम बनाएंगे। अब जो भी ऑपरेशन डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेरी लिख करके करते थे, वही मैं कहाँ से पाइथन का कोड लिख के भी कर सकता हूँ। तो यहाँ MyDB के नाम से कोई डेटाबेस है बना हुआ। सेलेक्टेड हाईलाइटेड पोर्शन को देखिए और बताइए कि इसमें MyDB के नाम से कोई डेटाबेस है, नहीं। अब मुझे MyDB के नाम से कोई डेटाबेस बनाना है पाइथन का कोड लिख करके, तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर मुझे पाइथन के थ्रू डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं, डेटाबेस कनेक्टर। यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास ये पाइथन का प्रोग्राम है। ये क्या है, हमारा पाइथन क्या बन रहा है, ये मान लीजिए पाइथन का प्रोग्राम है और ये मान लीजिए कि हमारा डेटाबेस है। ये मान लेते हैं डेटाबेस है। अब डेटाबेस और पाइथन प्रोग्राम को कोई तो कनेक्ट करने वाला चाहिए। तो जो पाइथन प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा उसे कुछ तो बोलेंगे, उसका कुछ तो नाम होगा। हाँ, इसी का नाम होता है डेटाबेस कनेक्टर। ये क्या है, डेटाबेस कनेक्टर। अब हर लैंग्वेज का डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कनेक्टर आता है। जावा का अलग आता है, विजुअल बेसिक का अलग आता है, पाइथन का अलग आता है, सबका अलग अलग आता है। तो जो डेटाबेस कनेक्टर चाहिए उसका नाम क्या होता है, उस डेटाबेस कनेक्टर का नाम होता है MySQL डॉट कनेक्टर। MySQL डॉट कनेक्टर ये डेटाबेस कनेक्टर का नाम है। अब ये डेटाबेस कनेक्टर क्या हमारे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल रहता है, तो बोलेंगे नहीं, पहले से इंस्टॉल नहीं रहता, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस कनेक्टर की मदद से ही हम पाइथन प्रोग्राम का यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं और उसे में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना ही है कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, दूसरा देखना है कि हमारे में एसक्यूएल इंस्टॉल है या नहीं, तो दोनों इंस्टॉल है। अब तीसरा क्या चेक करना बचा, तीसरा ये चेक करना बचा कि कनेक्टर है या नहीं।
कनेक्टर को चेक करने के लिए CMD ओपन कीजिए और आप यहाँ जा कर के लिख सकते हैं पीप फ्रीज। याद है? हाँ, वो भले ही 1-2 महीने पुरानी बात होगी बट याद तो रखना होगा। पीप फ्रीज करके जैसे देखेंगे, अब बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें देखते हैं कि हमारे काम वाला है या नहीं है। तो हमारे काम वाला में अगर बात की जाए MySQL कनेक्टर के नाम से है कहीं? ये रहा। अगर ये नहीं रहता तब इशू था, और नहीं रहता तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ pip install MySQL _ यहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे _ लिखते हैं, जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो वहाँ लिखेंगे .MySQL _ कनेक्टर और उसके बाद एंटर। अगर इंस्टॉल रहेगा तो बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर नहीं रहेगा तो ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। क्योंकि था, लेकिन MySQL कनेक्टर _ पाइथन था जो उससे अपग्रेडेड वर्जन है। अब हम MySQL _ कनेक्टर _ पाइथन करेंगे तब बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। हाँ बिल्कुल, ROV देखेंगे हम लोग। उसके बाद MongoDB के लिए अलग पूरा सिंटैक्स ही होता है, और MongoDB पे भी ऑपरेशन करेंगे पाइथन के थ्रू, उसके लिए अलग कनेक्टर हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हाँ, दोबारा आप अगर चाहते हैं pip install MySQL कनेक्टर _ पाइथन, इस बार बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर इंस्टॉलेशन हो रखा है तो क्या रहा है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो बस ये देख लेना है कि कनेक्टर इंस्टॉल है या नहीं। अब आगे बढ़ें। अब सबसे पहला काम ये कि अगर मुझे डेटाबेस के साथ पाइथन को कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमें उस MySQL कनेक्टर मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करना होगा? अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट MySQL _ कनेक्टर। यहाँ _ ना लिख करके क्या लिखेंगे? .MySQL .connector। अब जहाँ भी मुझे MySQL .connector लिखना पड़े तो इतना लंबा लिखने से अच्छा क्या रहेगा? इसका कुछ शॉर्ट नाम दे दे। तो क्या लिखेंगे? एज, और इसका नाम क्या दे दिया जाए? SQL। ये कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट हमें सिंटैक्स क्या फॉलो करना है? इंपोर्ट, फिर कनेक्टर का नाम जो है MySQL .connector, फिर उसका क्या शॉर्ट नेम रखना है? तो शॉर्ट नेम उसका रखना है SQL। इतना लिखने के बाद ये लाइन आपने इसलिए लिखा ताकि आप इंपोर्ट कर सकें MySQL कनेक्टर मॉड्यूल को, ताकि MySQL कनेक्टर मॉड्यूल के किसी भी क्लास या किसी भी मेथड को हम यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना ये, चलो ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे डेटाबेस के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है कनेक्ट। क्या मेथड का नाम है? कनेक्ट। अब लेकिन कनेक्ट मेथड किसके पास है? MySQL .connector मॉड्यूल में। अब MySQL .connector मॉड्यूल का नाम हमने अपने प्रोग्राम में क्या रख लिया है? तो मुझे अब सिंटैक्स क्या फॉलो करना होगा? SQL .connect। अगर डायरेक्ट कनेक्ट लिखेंगे तो बोलेगा किसका कनेक्ट, लेकिन अगर SQL .connect लिखेंगे तो इसको समझ में आएगा कि ओके, MySQL .connector मॉड्यूल के अंदर जो कनेक्ट मेथड है उसे मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अब जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको क्या आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा? तो सबसे पहला आर्गुमेंट पास ये करना पड़ेगा कि डेटाबेस का नाम बताइए या IP बताइए। डेटाबेस सर्वर का नाम बताइए या IP बताइए। अब अगर नहीं समझ में आया
तब तो इसका मतलब भूल चुके हैं, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। नाम क्या है इसका? लोकल होस्ट। कनेक्शन के लिए क्या नाम दिया गया इसका? तो या तो लोकल होस्ट डाल सकते हैं या आईपी डाल सकते हैं, तो इसको बोला जाता है होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। सर्वर के नाम को हम क्या बोल सकते हैं? होस्ट बोल सकते हैं। तो होस्ट में क्या डाल देंगे? लोकल होस्ट, है ही ना। तो डेटाबेस सर्वर का नाम क्या होगा? होस्ट बोले तो डेटाबेस सर्वर का नाम, तो डेटाबेस सर्वर का नाम क्या होगा? लोकल होस्ट। अब उसके बाद बताना होता है कि यूज़र, है ना, यूज़र जैसे कि अगर अभी लॉगिन किए हैं तो किस यूज़र से हम लॉगिन है? यहाँ पे देख सकते हैं ना, किस यूज़र से लॉगिन हूँ मैं? रूट यूज़र से। तो आपको यही बताना है कि इस प्रोग्राम में के थ्रू जो लॉगिन करेंगे आप डेटाबेस सर्वर पे, किस यूज़र के क्रेडेंशियल से। तो हमें लिखना पड़ेगा यूज़र इक्वल टू क्या? रूट। तो दो चीज़ें आपने बता दिया, डेटाबेस सर्वर का नाम और यूज़र का नाम। अब आपको क्या बताना पड़ेगा? पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो पासवर्ड रूट का क्या है? तो मेरे केस में जो है मैं डाल दे रहा हूँ। अब एक पैरामीटर और आप दे सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल है, वो डेटाबेस का नाम आप दे सकते हैं, लेकिन वो तब जब डेटाबेस पहले से बना हुआ हो। अगर डेटाबेस आपको बनाना है तब यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं देना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? अगर डेटाबेस आपका पहले से बना हुआ है तब आप डेटाबेस का नाम डाल दीजिए। अगर नहीं बना हुआ है, आप बनाने के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब यहाँ डेटाबेस वाला पैरामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात कि जैसे ही ये वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा और अगर ये सारा पैरामीटर सही रहा तो ये डेटाबेस सर्वर के साथ क्या करेगा? कनेक्शन बनाएगा। अब जब कनेक्शन बनाएगा तो बार बार मुझे इतना कोड लिखना उचित रहेगा? जब भी कनेक्शन को यूज़ करना होगा तो या तो इतना लंबा कोड लिखूं या फिर इसको कहीं किसी वेरिएबल में क्या कर लूँ? स्टोर कर लूँ। तो वेरिएबल का नाम क्या दे दिया जाए? माई कॉन या माई कनेक्शन, या जो मर्जी आप नाम डाल सकते हैं, बट रेलेवेंट रहेगा तो बाद में समझना आसान रहेगा थोड़ा। तो हमने क्या किया? एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और जो कनेक्शन प्रोफाइल है उसको हमने स्टोर कहाँ कर दिया? एक वेरिएबल में जिसका क्या नाम है? माइकॉन। अब जब भी मुझे ये कनेक्शन करना होगा तो इतना लंबा कोड नहीं लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ क्या लिखेंगे आप? माइकॉन। अब पाइथन में इस मॉड्यूल के अंदर mysql.character मॉड्यूल के अंदर एक क्लास होता है जिसका नाम है कर्सर। क्या नाम है? अब जैसे कि अगर मुझे कोई भी अभी MySQL का क्वेरी लिखना होगा, क्या करेंगे हम? डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे काम कर गया। लेकिन पाइथन में ऐसे नहीं लिखेंगे तो काम करेगा। पाइथन के पास SQL क्वेरी को रन करने के लिए एक क्लास बनाया गया है जिसका नाम है कर्सर। तो मुझे पहले क्या करना होगा? कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा? कर्सर क्लास का। तो कैसे? तो मुझे लिखना होगा mycon डॉट कर्सर। mycon डॉट कर्सर। mycon क्यों लिखा हूँ? क्योंकि कर्सर किसके लिए बनेगा? इस कनेक्शन के लिए। तो mycon डॉट कर्सर। अब कर्सर का कुछ तो नाम दे दिया जाए कि बार बार इतना बड़ा लिखेंगे? नहीं, कुछ नाम दे देते हैं जैसा कि हमने पहले से सीख रखा है। तो क्या नाम दे देंगे? माई कर। तो हमने ये कनेक्शन का नाम दिया माइकॉन, कर्सर का नाम दिया माई कर। एसक्यूएल का कोई भी अगर क्वेरी चलाना होगा तो हम किसके थ्रू चलाएंगे? माई कर के थ्रू। अब आते हैं इसके बाद, अब मुझे कोई क्वेरी लिखना है तो क्वेरी तो डायरेक्ट आप यहाँ टाइप कर देते थे, लेकिन यहाँ आपको क्वेरी को किसी वेरिएबल में पहले रख लेना पड़ेगा। तो चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया क्यू, और इसमें हमने रखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम क्या दे देते हैं? तो मान लो कि डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं, क्या सोचे थे? बाई डीबी, डबल कोट बंद। यही लिखा जाता है ना, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम।
अब ये क्वेरी आपने लिखा तो ये एग्जीक्यूट हो गया खुद से क्या? नहीं, एग्जीक्यूट करने के लिए किसके पास फंक्शन है? कर्सर ऑब्जेक्ट के पास। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? माई कर डॉट EXECUT, मतलब कर्सर ऑब्जेक्ट के पास, उप्स पढ़े ना हम लोग, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना, कर्सर के ऑब्जेक्ट के पास, जिस कर्सर का ऑब्जेक्ट है माई कर मेरे केस में, के पास एक एग्जीक्यूट नाम का मेथड होता है, और ये एग्जीक्यूट मेथड ही किसी भी SQL क्वेरी को पाइथन में रन करता है। तो यहाँ क्या पास कर देंगे? क्यू। क्वेरी का नाम क्या है? क्यू। तो क्या पास कर देंगे? क्यू। चलो एग्जीक्यूट कर दिया। ना ना, कहीं नहीं, पाइथन में कहा। हाँ, SQL में पढ़ता है, यहाँ आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ मैसेज देना है कन्वीनियंस के लिए तो आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड, ताकि यूज़र को लगना चाहिए कि कुछ हुआ है। दैट्स इट। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ MyDB के नाम से एक नया डेटाबेस बन जाएगा। ट्राई करें। अब इसको रन करते हैं हम लोग। रन मॉड्यूल, इसका नाम रख देते हैं हम लोग एग्जाम्पल CRUD। प्रोग्राम चला, एक मैसेज आ गया, डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। अब इसे वेरीफाई करने के लिए कहाँ जाता हूँ मैं? MySQL में, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? शो डेटा बेसेस। अब यहाँ आकर के देखो कि MyDB के नाम से एक डेटाबेस बन गया। हाँ कि ना जी। अब उसके बाद मान लो कि मैं इसी को डिलीट करना चाहता हूँ, MyDB को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। बस जहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रिएट लिखा है, वहाँ क्या लिख दे? ड्रॉप। डिलीट नहीं ना, ड्रॉप ना, भूल गए क्या? अब जैसे ही रन करेंगे हम इस प्रोग्राम को तो क्या होगा? डेटाबेस को ये डिलीट कर देगा। अब अगर दोबारा करके मैं देखूं तो देखो तो कहीं MyDB के नाम से दिखा? तो बताइए कि हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ें। अब इसी में थोड़ा ट्विस्ट और डालना है, और वो ये डालना है कि हमने जो डेटाबेस लास्ट टाइम में बनाया था वो क्या था? कुछ ऐसा सिंटैक्स था। अब ज़रा सोच के बताओ कि अगर डेटाबेस बनाने के लिए अगर हमने ये सिंटैक्स लिखा तो ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है? स्टैटिक है। हमेशा तो एक ही नाम से डेटाबेस बनाएगा। अरे पॉसिबल नहीं है, पहले से डेटाबेस बना रहेगा MyDB के नाम से, फिर दोबारा बनेगा क्या? और हमेशा MyDB के नाम से ही क्यों बने? यूज़र से रन टाइम पे पूछना चाहिए कि डेटाबेस का नाम आप बताओ, और उस नाम से डेटाबेस बनना चाहिए। ये कैसा रहेगा? अच्छा ना? तो यूज़र से कुछ भी पूछने के लिए नेम ऑफ डेटाबेस ऐसा एक वेरिएबल ले लें, और इनपुट लेने का तरीका याद है कि वो भी भूल गए? एंटर नेम ऑफ डेटाबेस, एंटर नेम ऑफ डेटाबेस। अब यहाँ पे इनपुट तो ले लिए हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? सवाल ये है। यहाँ क्या MyDB ऐसे लिखेंगे? नहीं, नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ % देंगे और वेरिएबल का नाम दे दो। % दे करके वेरिएबल का, लेकिन किसके बाहर? ये डबल कोट्स के बाहर। ट्राई करें। MyDB। अब यहाँ कुछ एरर है।
प्लेस होल्डर तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? यहाँ ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है? ये वैल्यू यहाँ से आएगा, बट किसके जगह पे? इसके जगह पे। तो यहाँ प्लेस होल्डर हमने मिस किया था, इस बात कह रहे हैं। प्लेस होल्डर पाइथन में देने का अलग अलग तरीका होता है। या तो %s दे दीजिए, या तो %s दीजिए, या फिर आप दे सकते हो वैसे कर्ली ब्रैकेट दे सकते हो। और सबसे ज़्यादा यही हम लोग यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो वो सिंगल कोट्स में? हाँ, सिंगल कोट में। या तो ऐसे दे दो %s, या फिर कर्ली ब्रैकेट। माई टीवी कुछ लंबा चौड़ा एरर आ गया। स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं एक्सेप्ट करेगा। माई टीवी, ठीक है। क्या आ गया? डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन बेहतर ये होगा कि यहाँ नाम भी आ जाता तो ज़्यादा बेहतर लगता। तो पहले NOD डाल दिया जाए। अब पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या माई डेटा ये माई DB के नाम से बना। हाँ, बन तो गया। अब ये हुआ डायनेमिक तरीका। हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे डायनेमिक मेथड्स पे। अब दोबारा रन करते हैं हम, और कोई एक नया नाम आप लोग सजेस्ट करना। मान लो यहाँ हम गूगल के नाम से एक बना देना चाह रहे हैं डेटाबेस, बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। क्या आ रहा है? गूगल डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। ये ज़्यादा बढ़िया है। अब फिर से अगर मैं रन करता हूँ, अब मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। अब अगर दोबारा यहाँ आकर के चेक करो तो देखो गूगल भी बन गया है, बना ना, और माइक्रोसॉफ्ट भी बन गया है। तो ये वाला प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है कि इससे पहले जो बनाए थे स्टार्टिंग मेथड को यूज़ करके, वो था उसमें फिक्स था कि हमेशा डेटाबेस का नाम MyDB ही रहेगा। लेकिन इसमें है कि जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, हर बार हमसे नाम पूछेगा, और जो हमने नाम डाला डेटाबेस का, उस नाम से ही डेटाबेस बनाएगा। चलिए, तो डेटाबेस बनाने का काम तो हमने सीख लिया। ऑलमोस्ट आप देख भी रहे होंगे कि यही क्वेरी आप डायरेक्ट क्या करते थे? लिख देते थे। कहाँ? कंसोल पे आकर के, MySQL पे। लेकिन इसी काम को हम लोग पाइथन में कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, किसके लिए हमने बनाया है? एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए पूरा पार्ट लिखा गया है। हाँ कि ना? ये पूरा जो पार्ट लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? अब मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है? पढ़े हैं ना? एक डेटाबेस को बनाएगा ये। चलिए, उसके बाद क्या डाल देता हूँ मैं? क्रिएटिंग टेबल। टेबल बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम होगा। अब टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? ये कोड को मैं कमेंट इसलिए कर दिया हूँ कि एक बार में हो सकता है आप लोग को न याद हो। ये कोड हम दे देंगे अभी आप लोगों को, देख करके तो लिख सकते हैं बात। क्रिएटिंग टेबल, टेबल बनाने के लिए क्या लॉजिक होगा? सबसे पहले तो वही चीज़ इंपोर्ट कीजिए। किसको? MySQL डॉट कनेक्टर को एज नाम जो भी देना आप दे दीजिए। दूसरा क्या? पाइकॉन। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? SQL डॉट कनेक्ट, कनेक्ट ना, और कनेक्ट में क्या डालना पड़ेगा? लोकल होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा, और यूज़र इक्वल टू क्या? रूट, और पासवर्ड इक्वल टू क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना। और इस बार एक्स्ट्रा एक पैरामीटर क्या देना पड़ेगा? और डेटाबेस। अब किस डेटाबेस में अब काम करना है? मान लीजिए MyDB पे काम करना है मेरे को, तो हम यहाँ लिखेंगे MyDB। अब ये तब जब डेटाबेस कंफर्म हो तब आप डेटाबेस यहाँ एज अ पैरामीटर डालेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? कर्सर का ऑब्जेक्ट myCur इक्वल टू myCon डॉट कर्सर। ये हुआ कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना। अब उसके बाद मुझे टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए टेबल का नाम, चलो ठीक है,
तो एक क्वेरी लिखता हूँ मैं, और क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट, ये क्रिएट, यही होगा ना, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। मान लीजिए कि टेबल का नाम क्या रखा जाए, प्रोजेक्ट रख लेते हैं, टेबल का नाम प्रोजेक्ट रखते हैं। अब प्रोजेक्ट में क्या क्या वैल्यू होने वाला है, क्या क्या फील्ड होने वाला है, प्रोजेक्ट आईडी रख लेते हैं, क्या होगा, वैर कैर होगा। प्रोजेक्ट आईडी मान लीजिए कि 10 कैरेक्टर का होगा, और क्या होगा, प्राइमरी की होगा। प्रोजेक्ट आईडी के बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, और ये भी क्या होगा, वैर कैर होगा, मान लीजिए 50 कैरेक्टर का होगा। प्रोजेक्ट नेम के बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी क्या होगा, वैर कैर, मान लो ये भी 50 कैरेक्टर का डाल देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद और भी कुछ रखना है, प्रोजेक्ट का बिगिनिंग डेट डाल देते हैं, नहीं, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट डाल देते हैं कि कब कंप्लीट करना है। दो चीज़ें तो बतानी होंगी। तो पी प्रोजेक्ट, एस डेट, और इसका टाइप क्या लेंगे, डेट लेंगे, टाइप क्या लेंगे, डेट। और प्रोजेक्ट इंड डेट क्या होगा, वो भी क्या होगा, डेट होगा, नहीं। और उसके बाद क्लाइंट आईडी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, सी आईडी, क्लाइंट आईडी। लेकिन क्लाइंट का टेबल चलो बाद में इसको ऐड कर लेंगे, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ये बन गया, एंटर। अब इस क्वेरी को चलाना है मुझे, कैसे चलाएंगे, mycur डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ किसको एग्जीक्यूट करना है, क्यू को, यही ना। और उसके बाद अगर कोई मैसेज देना है तो मैसेज दे दीजिए। बस रन करके देखते हैं इसको, कहीं गड़बड़, हाँ गड़बड़ किया हूँ मैं। एक्चुअल में इसको अंदर जाना था, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट शुरू हुआ था ना। टेबल क्रिएटेड, टेबल बन चुका है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़ माई डीबी। उसके बाद क्या लिखना होता है, सो टेबल्स, यस, प्रोजेक्ट नाम से एक टेबल बन गया। तो कहने का मतलब कि पाइथन प्रोग्राम लिख करके हम सारा काम कर सकते हैं। टेबल जब क्रिएट कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है मुझे, तो टेबल क्रिएट करने के बाद हमें अगर इसके अंदर कोई रिकॉर्ड डालना है, क्या डालना है, रिकॉर्ड डालना है। तो रिकॉर्ड कैसे डालेंगे, एक बार ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे इंपोर्ट mycon वाला जो पार्ट है वो ऊपर में लिख दिए, तो बाद में हर टाइम वेरिएबल चेंज करके वैसा। हाँ बिल्कुल कर सकते, वैसा भी कर सकते, बस अभी समझा रहे हैं इसलिए फाइनल नोट। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बातें हम लिख रहे हैं एज अ कमेंट तो बाद में लिखेंगे, और ऊपर में कम से कम ये 3 चीज़ें लिख करके छोड़ दें, क्योंकि ये 3 लाइन तो हमेशा मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है, ऊपर में लिख करके छोड़ दें ऐसा। कुछ ज़्यादा आ गया क्या, अब कोई दिक्कत नहीं। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। अब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट अगर करना हो तो सबसे पहले वो सब डेटा पूछना पड़ेगा यूज़र से कि क्या चाहिए, क्या डालना है आपको। तो इनपुट ले लिया जाए, क्या कुछ इनपुट लेना पड़ेगा, PID ना, प्रोडक्ट PID, और इनपुट ले लेते हैं
एंटर प्रोजेक्ट आईडी। चलिए ये इनपुट ले लिया, और क्या फिर प्रोजेक्ट नेम ना, पी प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट आईडी, पी आई प्रोजेक्ट आईडी, पी नेम पी एन इनपुट प्रोजेक्ट नेम, और उसके बाद क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर पी एम इनपुट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद प्रोजेक्ट डेट ना, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट, तो ये भी इनपुट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट एंडिंग डेट इनपुट बस इतना ही था ना। अब सीखना ये अभी हम लोगों को कि कैसे इसको हम इंसर्ट करेंगे कहाँ, डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू गेट किए हैं उस वैल्यू। तो चल इसके लिए क्यू लिखें, पहले क्वेरी लिखना शुरू करें। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यहाँ एक लेकिन गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है पता, क्योंकि आपने यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं डाला है, माई डीबी। नहीं, टेबल का नाम तो यहाँ ना लिखाता है, इंसर्ट इनटू, और क्या नाम था टेबल का, प्रोजेक्ट, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या, वैल्यूज़। अब देखो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे पी आई कॉमा पी एन कॉमा ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर हमें प्लेस होल्डर, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जैसे ये भी लिखे थे तो ये क्या था, प्लेस होल्डर ही तो था, परसेंटेज भी एक प्लेस होल्डर था, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी क्या है, प्लेस होल्डर है यहाँ पे। तो ये होगा पहला प्लेस होल्डर, किसके लिए, प्रोजेक्ट आईडी के लिए। फिर दूसरा प्लेस होल्डर ये किसके लिए, प्रोजेक्ट नेम के लिए। फिर तीसरा प्लेस होल्डर किसके लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर। पोजीशन के हिसाब से, बिकॉज अगर आपने ये नहीं डाला यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कॉलम का, तो ये जिस ऑर्डर में आपने बनाया उसी ऑर्डर में तो ये है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट दे करके जब हम पी आई डी पी नेम अगर ऐसा नहीं डाले हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी ऑर्डर में लेगा जिस ऑर्डर में ये टेबल बना हुआ है। तो ये जो पहला प्लेस होल्डर का वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा, पी आई डी में। दूसरे प्लेस होल्डर का वैल्यू कहाँ जाएगा, प्रोजेक्ट नेम में। तीसरे प्लेस होल्डर पे जो वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग डेट पे। और चौथे पे जो आएगा वो कहाँ जाएगा, एंडिंग डेट पे। 4 ही कॉलम है ना क्या प्रिया, 5 है, तो एक और क्या छूट रहा है, अच्छा एक प्रोजेक्ट मैनेजर छूट रहा है। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब डबल कोट्स भी यहाँ पे क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ डॉट दे करके एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्मेट। क्या नाम है, फॉर्मेट। और यहाँ फॉर्मेट में डालते हैं हम लोग उन सारे वेरिएबल्स का नाम जिसका वैल्यू इन प्लेस होल्डर के जगह पे पुट करना हो। तो पहले प्लेस होल्डर के जगह पे वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, पी आई का। दूसरे के जगह पे किसका आना चाहिए, पी एन का। तीसरे पे क्या आना चाहिए, पी एम का। चौथे पे क्या आना चाहिए, पी एस टी का। और 5वें पे क्या आना चाहिए, पी ई डी का। दैट्स इट। तो यहाँ हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ा जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में उन सारे वेरिएबल्स का नाम डाल दो जिसका वैल्यू हमें इन प्लेस होल्डर के जगह पे रिप्लेस करना। बस ये क्वेरी लिखा। अब मुझे इस क्वेरी को रन करना है तो क्या लिखेंगे, mycur डॉट execute एग्जीक्यूट। और इसमें किसको पास कर देंगे, क्यू को। अब लेकिन एक बात,
ये जो इंसर्ट क्वेरी है वो डीएमएल का क्वेरी है कि डीडीएल का क्वेरी है? डीएमएल का क्वेरी है। और डीएमएल का क्वेरी ऑटो सेव नहीं होता है, उसको सेव करना पड़ता है, मतलब कमिट करना पड़ता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा mycon डॉट कमिट। कमिट वाला जो फंक्शन है वो कर्सर के पास नहीं होता है, किसके पास होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास होता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? mycon। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? mycon डॉट कमिट। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे क्वेरी तो चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड सेव नहीं होगा आपके टेबल में, तो इसलिए ये वाली लाइन चलाना मैंडेटरी है। क्योंकि डीएमएल का क्वेरी ऑटो कमिट नहीं होता है, डीडीएल का सिर्फ ऑटो कमिट होता है। बस इतना ही लिखना था। बाकी तो बात बनाने के लिए जो भी आप इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए लिख सकते हो। रन करते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? प्रोजेक्ट आईडी मान लो P101 डाल देते हैं, प्रोजेक्ट नेम डाल देते हैं, वेब ऐप 1। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा? मान लो इसी को बना देते हैं 2024 और चौथे महीने में कितने तारीख को? 22 तारीख को। और हैंडओवर कब करना है? 24, 6 और 30 तारीख। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। जी हाँ। कैसे चेक करें? MySQL पे आते हैं हम लोग। यहाँ आकर के क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो, लेकिन अच्छा यूज़ किए हुए हैं ना? हाँ, तब से ये एक रिकॉर्ड अभी हमने डाला, वो रिकॉर्ड यहाँ पे आया या नहीं? तो हम पाइथन के थ्रू डेटाबेस पे सारा ऑपरेशन कर रहे हैं अभी। अब कभी ये लगता है कि नहीं, प्रोजेक्ट जो है मैनेजर वो चेंज हो गई है, तो क्या करना पड़ेगा? या इसका डेट एक्सटेंड करना है, डेट इसका एक्सटेंड करना है, तो अपडेट चलाना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए क्या लिखना होगा? इसको भी कमेंट कर ले पहले। अब क्या लिख सकते हैं इसके बाद? अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, यही ना? अब क्वेश्चन यही था कि प्रोजेक्ट मैनेजर को या एंड डेट को, दोनों में से कोई एक चेंज कर लेते हैं, बाकी तो अपने आप कर ही लोगे आप लोग। तो मान लो प्रोजेक्ट एंडिंग डेट को ही चेंज करना है। सपोज़ कोई और नया फीचर ऐड करने को बोला है क्लाइंट, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो कि जो डेडलाइन था 30/6 का, वो अब जाकर के मान लो कि 15/7 को एंड हो पाएगा, 30/6 को एंड नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे इस काम को? तो प्रोजेक्ट एंड डेट पहले इनपुट ले लेना पड़ेगा नया वाला, लेकिन ठीक है, इनपुट इंटर प्रोजेक्ट एंड डेट। अब एक क्वेरी लिखना होगा। क्वेरी कौन सा चलेगा इस बार? अपडेट, और उसके बाद टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना होगा? सेट। और क्या नाम था उस कॉलम का? कॉलम का नाम PE डेट था ना? PE डेट। यहाँ वही नाम डालेंगे आप जो टेबल बनाते वक्त आपने डाला था, PE डेट इक्वल टू। अब यहाँ तो प्लेस होल्डर, बिकॉज आप डायरेक्ट डेट तो लिखेंगे नहीं, डेट तो यहाँ से उठाना है PED से। अब ये सबके लिए तो नहीं ना, सबके लिए नहीं तो मतलब क्या? क्लाउज लगाना पड़ेगा। वेयर क्या लिखेंगे? PID इक्वल टू क्या? P कि ये भी डायनेमिक रखना है। चलो ये भी डायनेमिक रखना है, मतलब ये भी रन टाइम पे यूज़र से पूछो कि प्रोजेक्ट आईडी बताओ आप जिसको अपडेट करना है। अब डबल कोट लगाएंगे, डॉट क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर्मेट। अब यहाँ पहले पोजीशन पे किसको डालना है? ये PED को, तो यहाँ लिखेंगे PED। अब दूसरे में क्या डालेंगे? PI को डाल देंगे। बहुत बढ़िया।
तो पी आई इनपुट लिए हैं अभी, तो ले लेना पड़ेगा ना। इनपुट और यहाँ पे क्या डालेंगे, इंटर प्रोजेक्ट आईडी, इंटर प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी, सोचो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है सिर्फ एक लेटर के चेंज होने से। नहीं, अब क्या किया जाए इसे, अपडेट रन तो करना पड़ेगा। तो माई कर डॉट एग्जीक्यूट, और किस में डाल दिया जाए इसको, अब ये ऑटो कमिटेड होता है क्या, नहीं, माई कॉन डॉट कमिट ये लिखना होगा आपको। रन करके देखें, क्या डालेंगे यहाँ पे 2024, और उसके बाद क्या 7 और कितना 15 ना, ये नहीं सोचे थे। अब प्रोजेक्ट आईडी क्या डाल देंगे, P10। क्या चेंज हो चुका होगा, तो जाना चाहिए। अब दोबारा लिखते हैं, देखो ये डेट चेंज हुआ, तो ये अपडेट भी चल चुका। अब मान लो कि मुझे देखना है कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसे भी क्या कर लूँ मैं, कमेंट कर लूँ, फाइंडिंग रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो दो बातें, या तो सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं या किसी खास को देख सकते हैं, यही चीज़ ना। तो अगर सारे रिकॉर्ड को देखना है तो हम लिखेंगे क्या, सिंपली सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम क्या, टेबल का नाम क्या था, प्रोजेक्ट, और इसी को क्या कर दो, रन कर दो। तो रन करने के लिए माई कर डॉट EXECUT एग्जीक्यूट, और इसमें किसको पास कर देंगे, क्यू को। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चा, ध्यान से समझना है आप लोग। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो सारे रिकॉर्ड्स तो मिल जाएंगे इसको, बट उस रिकॉर्ड्स को मुझे फेच भी करना पड़ेगा। क्या करना होगा, फेच करना पड़ेगा, मतलब निकालना होगा। अब लाइक कि मैं बोलूँ कि अच्छा बताओ कि इस कमरे में कितने लड़के हैं जो CCNA वाले बैठे हुए हैं, तो कोई बता दिया 6, लेकिन अब 6 जान के क्या करना है, उनको वहाँ से अलग करना है, निकालना है। तो निकालने का तो प्रोसेस करना पड़ेगा, तो निकालने के लिए एक अलग क्वेरी लिखना पड़ेगा जो कि क्या है, फेच। तो हमें लिखना होगा माइकर डॉट फेच ऑल, सारे रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए। जब फेच करेंगे तो इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स ऐसा रख लें, एक वेरिएबल का नाम, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब हम किसको प्रिंट कर लें, प्रिंट कर लेंगे ऑल रिकॉर्ड्स को ऐसे, या फिर लूप चला के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो तब होगा जब कोई रिकॉर्ड पहले एक से एक दो और रहे तब ना, डाल दें तब तक। इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, प्रोजेक्ट, और अरे हाँ बिल्कुल हो गई। और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या डाल देते हैं, डेस्क 1। किसको बना दें इसमें, काजल को बना दें। और प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट क्या होगा, 2024/5/22। एंडिंग डेट क्या होगा, 2024/8/22। चलो अब हमारे पास कम से कम 2 रिकॉर्ड तो है,
इसको रन करते हैं। अभी कितना रिकॉर्ड शो होना चाहिए? 2 रिकॉर्ड। बट ये कैसे दिखा रहा है? बेहतर क्या होता कि एक एक करके रिकॉर्ड दिखाता। ये बहुत अजीब तरीके से लग रहा है, यूज़र को समझ में भी ना आए। तो एक लूप चलाते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं ना लूप के बारे में। तो क्या लिखेंगे? फॉर आर इन ऑल रिकॉर्ड्स। और यहाँ प्रिंट किसको करवा दें? प्रिंट आर को करवा लेते हैं। प्रिंट किसे करवा लेंगे? आर को। बस इतनी सी बात। अब देखो, अब ये पहले से थोड़ा ज़्यादा ढंग से आ रहा है। फुल स्क्रीन में कर लो। ये पहला रिकॉर्ड आ गया आपका, अरे दूसरा रिकॉर्ड आ गया। जैसे एसक्यूएल में वो आता है कि आपका कॉलम का नाम क्या है? नहीं, वैसे नहीं। अगर वैसे देना है तो आपको खुद ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, और उसका उपाय कर रहे हैं अभी। तो बस कैसे पाइथन में कोड लिखते हैं वो बताएं। मेन हमें करना क्या है कि जीयूआई बनाना है, क्योंकि एक एंड यूज़र को, ये भी एंड यूज़र को नहीं पल्ले पड़ेगा सीयूआई, हमें बनाना है जीयूआई। तो कल से शुरू करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग, मतलब टिकेट, ताकि पाइथन में हम कोई एक जीयूआई एप्लीकेशन कैसे बनाए, क्योंकि एक एंड यूज़र को जीयूआई मोड में काम करना ज़्यादा इजी लगता है। अच्छा, अगर कोई खास रिकॉर्ड को अगर सर्च करना हो तो खास रिकॉर्ड के लिए पूछ लें प्रोजेक्ट आईडी पीआई। इनपुट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा इनपुट। और क्या डालेंगे? एंटर प्रोजेक्ट आईडी। और यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। और उसके बाद क्या लगाएंगे? क्लाउज वेयर पीआईडी इक्वल टू क्या? पीआईडी इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉर्मेट। और यहाँ पे क्या डालेंगे? पीआई। अब यहाँ उसके बाद रन करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे लॉगिन सिस्टम वगैरह बनाएंगे तो, क्योंकि खास ये रिकॉर्ड को सर्च करना होगा। अब मान लो कि हम डाल देते हैं P103, जो है ही नहीं, तो कुछ नहीं बोलेगा। कि बोला कुछ नहीं। अब सही वाला डालते हैं P102। अब बोला कि है ये नहीं। ये रिकॉर्ड मिल। हाँ क्या करोगे? विडम्बना है। जिसके पास मिठाई भरा हुआ है उसको डायबिटीज़ है, और जिसके पास मिठाई नहीं है उसको कोई बीमारी भी नहीं। मतलब जिसको जो चाहिए, जिस टाइम चाहिए उस टाइम उसको मिलता नहीं। क्या महिमा। अब इसे सेव कर लें। यहाँ एक क्लॉज भी लगा सकते हैं। मान लो रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, अगर ये मुझे प्रिंट नहीं करवाना है बल्कि पता करना है कि रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, तो क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाइल। और क्या बोलेंगे? ऑल रिकॉर्ड्स इज नॉट इक्वल टू दिस। इज नॉट इक्वल टू दिस मतलब ब्लैंक टपल ना हो, क्योंकि ये टपल के रूप में आ रहा है। ऑल रिकॉर्ड किस रूप में आ रहा है अभी कैसे पता चलेगा? हम बोल देंगे तो विश्वास काहे कर लोगे? चलो हम देख लेते हैं। टाइप तो निकालना आता है ना, किसका टाइप निकाल लें? ऑल रिकॉर्ड्स का। देख लो टाइप क्या है, क्योंकि ये सब कोडिंग तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, जितना ज़्यादा करना चाहो। मान लो लिख देते हैं P103, तो क्या बोलेगा? ये है क्या? ये लिस्ट है। मिला या नहीं मिला है क्या? ये लिस्ट मिला इसको, अच्छी बात है। फिर दोबारा चलते हैं और डालते हैं P102। क्या मिला इसको? लिस्ट मिला। और अभी हम कंपेयर क्या कर रहे थे? टपल से, तब तो गड़बड़ हो जाता। क्या मिला इसको? अभी लिस्ट मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। तो लिस्ट को कंपेयर करने के लिए क्या लिखेंगे? इफ, यदि, क्या करो? इफ ऑल रिकॉर्ड्स
इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब ब्लैंक ना रहे, यही ना मतलब हुआ। यदि ऑल रिकॉर्ड्स ब्लैंक लिस्ट ना हो, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या मैसेज दे दो? तो मैसेज दे दो रिकॉर्ड फाउंड। क्या दे दो मैसेज? इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हम जहाँ भी लॉगिन सिस्टम देखते हो वहाँ पे, रिकॉर्ड फाउंड। और अगर ना मिले तो क्या मैसेज दे दो? प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रन करके देखते हैं सेम कोड को। अगर हम डालते हैं P103 तो क्या आ रहा है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सही बात है, P103 का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। P101 क्या आ रहा है? रिकॉर्ड फाउंड। तो समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ, सारा ऑपरेशन हम लोग जो मेन करते हैं वो सारा कुछ किए या नहीं किए इस पे? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहले प्रैक्टिस कीजिए इसका। आज तो बस ट्रेलर समझिए, कल से मेन कहानी शुरू होगा जब हम लोग एक नए मॉड्यूल को सीखेंगे पाइथन में। आज बस हमने ये सीखा कि पाइथन के थ्रू डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कैसे किया जाता है। लेकिन यही सारा काम हम लोग GUI मोड में करने के लिए एक सुंदर सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें सारा बटन बना हुआ रहेगा, क्रिएट का, इंसर्ट का, अपडेट का, फाइंड का, डिलीट का। और उन बटन पे क्लिक करके कोई भी एक लेमैन भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन कर पाएगा। ठीक है।